नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उन सभी खबरों को आप तक पहुंचाना उद्देश्य रहता है। और इस करंट अफेयर के माध्यम से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं और उनकी व्याख्या आप सभी तक पहुंचाने का उद्देश्य रहता है, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न आएँ आपके एग्ज़ाम में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप सही करने की स्थिति में हो और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। और इसके लिए आप सभी से विशेष अपील कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त मित्र यार जो भी हैं, सहपाठी हैं या छोटे बड़े जो भी हैं, तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, जहाँ पर डेली करंट अफेयर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उन तक इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अभी ये क्यों चर्चा में है? तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है, इसमें फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू की गई है और इसके तहत जो फिशिंग कैट है उसे रेडियो कॉलर पहनाया गया है ताकि उसकी गतिविधियों पर नज़र रखा जा सके। तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कह रहा है छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू की गई है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि फिशिंग कैट यानी फिशिंग कैट का वैज्ञानिक नाम प्रियोनेलुरस और विवेरिनस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको जो है रेडियो कॉलर पहनाया गया है। यह कार्य वन्यजीव संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। अब देखिए इस प्रश्न में दूसरा प्रश्न भी छुपा है, वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में है। ठीक है, तो कॉलरिंग आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में मई 2025 के अंतिम सप्ताह में की गई थी। यह परियोजना संरक्षण जीव विज्ञानी डॉक्टर बिलाल हबीब जो वन्यजीव संस्थान देहरादून के नेतृत्व में चलाई जा रही है। और ये रही फिशिंग कैट और इसी के गले में रेडियो कॉलर पहनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो परियोजना का उद्देश्य की बात करें, ये कॉलर क्यों पहनाया जा रहा है? तो फिशिंग कैट की गृह परिसर यानी उसका जो आवास है उसका अध्ययन करना, उसके व्यवहार, उसके भोजन, उसके प्रजनन और शिकार पैटर्न को समझना। यह परियोजना 3 वर्षों की है जो 2019 में आरंभ हुई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गई थी। परियोजना के तहत 10 फिशिंग कैट्स को कॉलर पहनाने का लक्ष्य है, जिसकी अनुमति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दी है। तो अभी जो है 3 बिल्लियाँ ऐसी हैं जो फिशिंग कैट हैं जिन्हें यह रेडियो कॉलर पहनाया जा चुका है और आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न है, चिनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो हमारा उत्तर का भाग है जो पर्वतों से घिरा हुआ है, हिल स्टेशंस है, वहाँ पर पहुँच प्रदान करने के लिए चाहे रसद हो, खाद्यान्न हो या अन्य उपयोगी सामान हो, सामग्री हो या सेना हो या जो भी हो, त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए यह ब्रिज उपयोगी साबित होगा, जो भारत की सामरिक दृष्टि से भी और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चिनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए कह रहा है 250 मीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 300 मीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 359 मीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 400 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी
यानी 359 मीटर। तो 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो चिनाब रेलवे ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज का मतलब ये पिलर हो गया और इस तरीके से यह बना हुआ है। 6 जून को प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। साथ ही अंजी पुल का भी लोकार्पण किया गया। चिनाब नदी पर बना यह पुल 359 मीटर यानी 1178 फीट ऊंचा है, जो एफिल टावर से 35 मीटर और कुतुब मीनार से लगभग 5 गुना ऊंचा है। पुल की लंबाई की बात करें तो 1.31 किलोमीटर है और इसमें 28,660 मेगाटन स्टील का उपयोग हुआ है। यह पुल जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। निर्माण में 20 से अधिक वर्ष लगे और इसे भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे कठिन इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक माना जाता है। यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं, शून्य से नीचे तापमान और भूकंप को सहने की क्षमता रखता है। तो आप लोगों को पता होगा डिजास्टर एंड मैनेजमेंट जब पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो भूकंप जोन 5 में आता है, 5 के अंतर्गत आता है। तो इसलिए भूकंप को सहने की भी यह क्षमता हो इस पुल की, ऐसा डिजाइन किया गया है। चिनाब रेलवे ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ये हम लोगों ने देख ही लिया। पुल को एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत की कंपनी है, VSL इंडिया ये भी भारत की है और अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन जो दक्षिण कोरिया है, इन तीनों ने मिलकर के बनाया है। इसका डिजाइन कनाडा की कंपनी WSP द्वारा तैयार किया गया है। इसकी संरचना इतनी मजबूत है कि यदि इसका एक पिलर भी क्षतिग्रस्त हो जाए तो भी यह चालू रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जून 2025 को इस पुल और नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर किया है। यह वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर के बीच चलेगी और कश्मीर को देश के अन्य भागों से जोड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है सुमन बेरी, ऑप्शन बी कह रहा है रघुराम राजन, ऑप्शन सी कह रहा है अरविंद सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी कह रहा है एस महेंद्र देव। तो अभी तक यह जिम्मेदारी जो है सुमन बेरी के पास थी, लेकिन अब जो है इसकी जिम्मेदारी एस महेंद्र देव जी को सौंप दी गई है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले वे एक्सिस बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपनी नियुक्ति के चलते एक्सिस बैंक से 5 जून 2025 की व्यावसायिक अवधि समाप्त होने के साथ इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जो आर्थिक सलाहकार परिषद का नेतृत्व कर रहे थे, अब जो है यह जिम्मेदारी एस महेंद्र देव को सौंपी गई है। एस महेंद्र देव जी के बारे में बात करें तो उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में PhD किया है। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से विकास अर्थशास्त्र में पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च किया है। वे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं। वे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वे आंध्र प्रदेश स्थित इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के अध्यक्ष हैं। तो ये देखिए एक प्रश्न और छुपा है, आंध्र प्रदेश में स्थित है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पूर्व में वे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के निदेशक और कुलपति रह चुके हैं। वे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड में भी स्वतंत्र निदेशक रह चुके हैं। तो ये एस महेंद्र देव जी की उपलब्धियां हैं और उनकी जो योग्यता है वो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर आयुष शब्द आया है, तो आयुष का अर्थ होता है
ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथिक। तो ये 5 शब्द को मिल करके आयुष शब्द गढ़ा गया है। और अभी जो है आयुष निवेश सारथी पोर्टल को विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी कह रहा है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी कह रहा है वित्त मंत्रालय। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आयुष मंत्रालय द्वारा ये विकसित किया गया है। तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल का शुभारंभ और उद्देश्य की बात करें तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल का उद्घाटन 29 मई 2025 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयुष स्टेक होल्डर इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट के दौरान किया गया। पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्राधिकारी प्रताप राव ने के द्वारा किया गया। पोर्टल जो है आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है। तो आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया संयुक्त रूप से। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति प्रणाली को एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना। जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली थी वो आयुर्वेद पर बेस्ड थी, योगा पर बेस्ड थी। तो कुछ वैसा हो जाता था व्याधि तो हम जो है योगा करके या खान पान अपना सही करके कुछ नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक करते थे। तो उसी को आर्थिक क्षेत्र में विकसित करना इसका उद्देश्य है। तो यह एक डिजिटल निवेश मंच है जो घरेलू और विदेशी निवेशकों को नीतियों, प्रोत्साहन योजनाओं, निवेश योग्य परियोजनाओं और वास्तविक समय सहयोग की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है। यह पोर्टल 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई को स्वचालित मार्ग से अनुमति देने वाली नीतियों को भी प्रदर्शित करता है। आयुष क्षेत्र के महत्व और वैश्विक भूमिका की बात करें तो 2014 से 2020 के बीच आयुष क्षेत्र की वार्षिक विकास दर 17% रही है। तो ये आप जो है इसके महत्व को आप देख सकते हैं। भारत के पास 8000 से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां हैं। आयुष निवेश सारथी पोर्टल पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को वैश्विक निवेश और आधुनिक स्वास्थ्य समाधान के साथ जोड़ता है। आयुष क्षेत्र भारत के 18 अरब डॉलर्स के मेडिकल वैल्यू ट्रेवल उद्योग का एक प्रमुख हिस्सा है। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल का क्या मतलब है? यहाँ पर एक टर्म आया। तो जो हम देखते हैं कि भारत में जो चिकित्सा का लागत है वो अन्य देशों की अपेक्षा कम है। ऐसे में क्या होता है कि जो विदेशी जो पेशेंट हैं वो भारत में आकर के इलाज कराते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल वैल्यू ट्रेवल उसी को कहा जाता है। तो यह जो है आयुष क्षेत्र भारत के 18 अरब डॉलर के मेडिकल वैल्यू ट्रेवल उद्योग का एक प्रमुख हिस्सा है। यह क्षेत्र भारत के शीर्ष 5 स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल है और वैश्विक वेलनेस अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। पोर्टल का उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, एफडीआई को बढ़ावा देना और भारत को विश्व स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा का नेतृत्व करता बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत मध्य एशिया संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भारत के साथ मध्य एशिया संवाद आयोजित हो रहा है। तो मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं? तो 5 देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो मध्य एशिया के रूप में जाने जाते हैं और इन सभी 5 देशों के साथ भारत की बैठक हो रही है। ठीक है, तो ये चौथा बैठक है और अभी जो है यह नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ताशकंद, ऑप्शन बी कह रहा है नई दिल्ली, ऑप्शन सी बिश्केक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमने पहले ही बता दिया, नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। चलिए, तो चौथा भारत मध्य एशिया संवाद जो है 6 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसकी मेज़बानी जो है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। संवाद में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं।
इसका उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है, जिसमें मुख्य रूप से व्यापार, संपर्क, तकनीक और विकास साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। अब ये देखिए कौन कौन से देश हैं। तो ये जो है 5 देश हैं। ये कजाकिस्तान है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, इस प्रकार तजाकिस्तान है, ये इस प्रकार, और ये तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। तो ये 5 देश हैं। भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों का महत्व की बात करें तो भारत और मध्य एशियाई देश एक दूसरे के विस्तारित पड़ोसी हैं, यानी एक्सटेंडेड नेबरहुड हैं। अब एक्सटेंडेड नेबरहुड का मतलब क्या होता है? जैसे ये अपना देश हो गया भारत, मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर अवस्थित है पाकिस्तान, इसके आगे ईरान है। तो क्या है? पड़ोसी, भारत का पड़ोसी देश तो पाकिस्तान है, लेकिन विस्तारित पड़ोसी कौन है भारत के लिए? ईरान है, ठीक है। तो ये जो मध्य एशिया के देश हैं, ये एक दूसरे के विस्तारित पड़ोसी हैं। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए इंडिया सेंट्रल एशिया समिट और फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग जैसे कई प्रयास किए गए हैं। पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जनवरी 2022 में वर्चुअली आयोजित हुआ था, और तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। तो 2021 नहीं है, ये पहला जो है 2021 में हुआ था, और ये 2023 में। 6 जून के संवाद के एक दिन पहले यानी 5 जून को इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल की बैठक हुई, और जिसका आयोजन MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत और किर्गिज सरकार के बीच 14 जून 2019 को बिश्केक में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कब से लागू होगी? तो ऑप्शन ए कह रहा है 6 जून 2026, ऑप्शन बी कह रहा है 5 जून 2025, ऑप्शन सी कह रहा है 31 मई 2025, ऑप्शन डी कह रहा है 6 जून 2025। तो यह जो है 5 जून 2025 से लागू हो जाएगी। चलिए, तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री श्री झिनबेक कुलुबायेव मोल्दोकानोविच ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय विदेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए तथा अनुसमर्थन के साधन का आदान प्रदान किया। भारत किर्गिस्तान द्विपक्षीय निवेश संधि 5 जून से लागू हो गई है। यह नई संधि 12 मई 2000 को लागू किए गए पूर्व समझौते का स्थान लेगी, जिससे दोनों देशों के बीच निवेश की सुरक्षा में निरंतरता सुनिश्चित होगी। तो ये किर्गिस्तान के विदेश मंत्री हैं और भारत की जो वित्त मंत्री हैं, इन दोनों के मध्य MOU हस्ताक्षरित हुआ है। तो भारत किर्गिज द्विपक्षीय निवेश संधि आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा पूर्वानुमानित निवेश वातावरण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। द्विपक्षीय निवेश संधि का उद्देश्य एक दूसरे के क्षेत्र में किसी भी देश के निवेशकों के हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो प्रस्तावना में सतत विकास पर जोर देना, यह प्रमुख लक्ष्य है। उद्यम आधारित परिसंपत्तियों की परिभाषा, जिसमें एक सांकेतिक समावेशन सूची और परिसंपत्तियों
की एक विशिष्ट बहिष्करण सूची शामिल है जो निवेश की विशेषताओं को भी स्पष्ट करती है, जैसे पूंजी की प्रतिबद्धता, लाभ या मुनाफे की उम्मीद, जोखिम की धारणा और मेजबान राष्ट्र को के विकास के लिए महत्व। तीसरा प्रमुख बिंदु है स्थानीय सरकार, सरकारी खरीद, कराधान, सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, अनिवार्य लाइसेंस से संबंधित मामलों को बाहर रखा जाएगा ताकि ऐसे मामलों में सरकार के पास पर्याप्त नीतिगत रूप से बना रहे। चौथा पॉइंट है द्विपक्षीय निवेश संधि निवेश प्रतिपादन के लिए मुख्य तत्वों को परिभाषित करने का प्रयास करता है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में पाया जाता है। इसके अलावा द्विपक्षीय निवेश संधि राष्ट्रीय प्रतिपादन, अधिग्रहण और हस्तांतरण पर प्रावधानों के माध्यम से एक संतुलित रूपरेखा सुनिश्चित करता है। पांचवां बिंदु है पूर्व में सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र यानी मोस्ट फेवर नेशन दायित्व के निवेशकों को मेजबान राष्ट्र द्वारा संपन्न अन्य संधियों से चुनिंदा रूप से अनुकूल मूल प्रावधानों को आयात करने की अनुमति दी है। द्विपक्षीय निवेश संधि में मोस्ट फेवर नेशन खंड को हटा दिया गया है। तो द्विपक्षीय संधि में मोस्ट फेवर नेशन खंड को हटा दिया गया है। द्विपक्षीय निवेश संधि में दो तरह के अपवाद हैं, समान और सुरक्षा अपवाद। तो ये दो अपवाद हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्र के लिए नीतिगत स्थान बनाना है। समान अपवादों में पर्यावरण की सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करना शामिल है। सातवां बिंदु कह रहा है कि द्विपक्षीय निवेश संधि ने निवेशक राष्ट्र विवाद निपटान तंत्र को स्थानीय उपायों की अनिवार्य समाप्ति के साथ समायोजित किया है, जिससे निवेशकों को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध हो सके। तो इस द्विपक्षीय संधि का निष्कर्ष देखें तो द्विपक्षीय निवेश संधि दोनों देशों की संप्रभु विनियामक शक्तियों के साथ निवेशक अधिकारों को संतुलित करता है। यह एक लचीला और पारदर्शी निवेश वातावरण बनाने के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे सीमा पार निवेश को और बढ़ावा मिलने तथा भारत और किर्गिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। अब यहाँ पर एक मेंस के लिए आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या है? द्विपक्षीय व्यापार के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में क्या भूमिका है, ठीक है, या क्या भूमिका हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जो है हमारे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं और टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन हमारे चैनल के मेन जो लोगो है वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, अबाउट में जाएंगे चैनल के, तो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और आप सभी का इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे विशेष निवेदन है मित्रों कि आप लोग अपने सुझाव, अपने कमेंट, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में दिया करें, ताकि पॉजिटिव होने पर तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी, साथ ही साथ अगर निगेटिव होता है तो हम उसमें सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेंगे, ताकि आने वाले समय में और भी बेहतर वीडियो आपके लिए बनाया जा सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।